हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण आईएएस। और हम फिर से एक बार बायो की सीरीज़ में आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सेल को द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सेल है वो पहला ऐसा यूनिट ऑफ लाइफ है जिसे हम जो बिना किसी दूसरे की हेल्प के वर्क करता है। तो आगे बढ़ते हैं। सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि फ्रीली फंक्शनल होती है। इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, और एंटन वॉन लीeuwenhoek ने लाइव सेल को देखा था। इन्होंने देखा था डेड सेल को एक ट्री के कॉर्क में, एक ट्री के कॉर्क में। और उसके बाद एंटन वन लीeuwenhoek ने सॉ देखा और डिस्क्राइब किया था लाइव सेल को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि सेल के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया जाता है। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है यूनिसेलुलर, जहाँ पे यूनि का मतलब वन होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हुए हैं। उसके बाद आते हैं मल्टी सेल्यूलर, जिसमें हम आते हैं, यानी कि जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं। तो अब देखते हैं सेल थ्योरी जो दी थी वो दी थी स्लेटर और स्वॉन ने। इन्होंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से होते हैं। अब यहाँ पे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो ओमनी सेल्यूला एसेल्यूली का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, इसका आंसर कमेंट करिए आप। उसके बाद है साइज़ ऑफ द सेल। तो जो सेल का साइज़ होता है वो वेरी होता है, और ये माइकोप्लाज्मा जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, इतना छोटा से लेके नर्व सेल जो कि सेवरल मीटर्स में होती है, वहाँ तक वेरी कर सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे शेप ऑफ द सेल, जो कि इनके फंक्शन पे मेजरली डिपेंड करता है। कुछ सेल्स अमीबॉइड शेप होते हैं, कुछ ओवल या राउंड होते हैं, कुछ सेल्स नर्व सेल्स जैसे कि लंबे होते हैं। तो ये अपने फंक्शन और किस बॉडी के किस पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर, यानी जिसे एमेबॉइड बोलते हैं, वैसे भी होते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखें तो ये होता है टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी बिफोर या प्री, और कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस, मतलब जिनके पास अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यानी या मेजरली इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। एक रीजन होता है जिसे न्यूक्लियोरल रीजन कहा जाता है, NOR। और ये मेजरली फाउंड होते हैं बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और जनरली ये स्मॉल साइज़ में होते हैं और ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। यूकैरियोट जो है वो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन के साथ आते हैं, यानी ये अलग अलग पार्ट्स में बटे होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी वॉल होती है, फिर न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियर वॉल के अंदर होता है। ऐसे ऐसे वो मतलब अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद इनमें वेरियस मेम्ब्रेन्स होते हैं ऑर्गेनल्स का अराउंड। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो होता है ऑर्गेनाइज होता है, इनमें जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के अंदर कौन कौन से उनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे मेन जो होता है हम उस पर पहले देखेंगे न्यूक्लियस। तो बाद में हम आगे इस की वीडियोज़ में हम न्यूक्लियस के वेरियस टाइप्स और इसके अंदर की चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो इस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल,
एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप लोग दूसरे नाम भी इसके देख सकते हैं। उसके बाद आता है गोल्गी अपैरेटस। इसका काम कोई भी मटेरियल्स की पैकेजिंग का होता है। वैक्यूअल जो फूड स्टोरेज का काम होता है, या तो ये एनिमल्स में नहीं होता है या बहुत ही छोटा होगा, और प्लांट्स में ये बहुत लार्जर साइज में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं सेंट्रोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में डिफरेंस होता है कि रफ पे आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस पे एब्सेंट होते हैं। ये होते हैं राइबोसोम ग्रेन्यूल्स। उसके बाद आता है आपको लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पेरोक्सीसोम्स, सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर लाइनिंग फॉर्म करती है। जो प्लांट सेल होता है उसमें एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है, दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल थोड़ी ज़्यादा ही रिजिड होती है कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन। देन आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में हमारे या मतलब अन्य ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स सेल्स के जैसे सपोर्ट करने के लिए कोई स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो सेल वॉल की ही हेल्प लेते हैं। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल को सिप देने का काम करता है और ये सेल के क्रॉस मूवमेंट्स को अलाउ करता है। ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब ये हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है, ये जो सिर्फ सेल के लिए एसेंशियल है उसे ही अलाउ करता है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज वैक्यूल, स्टोर फूड वाटर एट्सेट्रा। लाइजोसोम, यूज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन। ये कभी कभी इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी कभी अगर खुद फट जाए तो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, ऊपर बताया ही था मैंने। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। न्यूक्लियस डीएनए ऑफ सेल होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। न्यूक्लियोलस, इनर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट बिगिंस द असेंबली ऑफ राइबोसोम। मतलब न्यूक्लियोलस का मेन काम है कि राइबोसोम की असेंबली को देखना, और स्मूथ या रफ ईयर मैंने ऊपर बता ही दिया था। और जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बायो की सीरीज़ जितनी लेट नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको। अभी फ़िलहाल सेल ही हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।